देखो मैं ग्राफ बना रहा हूँ और फिर उसके हिसाब से हम लोग आज नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। आप जब पढ़ते हो बजट, तो बजट की हमने दो ब्रांचेस पढ़ी हुई हैं। एक बजट होता है आपका रेवेन्यू बजट, और दूसरा होता है आपका कैपिटल बजट। आपने ये तो पढ़ा ही है। एक होता है रेवेन्यू बजट और दूसरा कौन सा होता है, कैपिटल बजट। जो आपकी गवर्नमेंट की एसेट्स को बढ़ाए या लाइबिलिटी को घटाए वो कैपिटल बजट है, और जो उस पर कोई असर ना डाले, जो सालाना होता है, पूरा रेवेन्यू नेचर का होता है, लगातार साल भर खर्चे करने होते हैं, उसके लिए रेवेन्यू बजट बनाते हैं। अब इसमें दो कंपोनेंट आते हैं, आप लोग जानते हो। एक क्या जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट, और दूसरा क्या जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिमिलरली कैपिटल बजट के भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मेरे को और डिटेल में इसको बताना नहीं चाहिए, आप लोग को आता है। मनी और बैंकिंग और बजट का दे तो ज्यादा अच्छा होगा, दोनों दे पाओ तो। इतना समझते हो कि नहीं समझते यार, पहले ये बताओ। इतना समझते हो कि नहीं समझते? ये जो लिखा हूं मैं, ये समझते हो कि नहीं समझते हो? अब आप बोल रहे हो जैसे समझते हो। तो आपको मैं ना आज एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये आपके लिए नया कंसेप्ट होगा। थोड़ा सा ध्यान से सुन के समझ के करना, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कंफ्यूज मत होना। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं। हम कर रहे हैं आज मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। ठीक है, मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। गवर्नमेंट डेफिसिट को बजट डेफिसिट भी कहते हैं। सर कुछ नहीं समझ आया तो समझाया ही नहीं, तो कहां से समझ आएगा? बजट डेफिसिट का मतलब आपको मैं समझा रहा हूं, और ये हमारी सरकार बहुत समय से इस चीज को फील कर रही है। मतलब फील क्या कर रही है, देश में प्रॉब्लम है ही। गवर्नमेंट डेफिसिट या बजट डेफिसिट का मतलब होता है एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर एस्टिमेटेड टोटल रिसिप्ट, या रेवेन्यू लिख दूंगा तो ज्यादा बेटर है। बजट डेफिसिट या गवर्नमेंट डेफिसिट एक ऐसी मनी का देना, बैंकिंग का हिस्से का नहीं, मनी का दे और ये बजट का दे देना। जब सिचुएशन ये हो कि सरकार के जो खर्चे हैं वो उनके रेवेन्यू से या रिसिप्ट से ज्यादा हो जाए। आपके रिसिप्ट लिखूंगा ना, बाद में आप कंफ्यूज होंगे। आपके रिसिप्ट से ज्यादा हो जाए तो इसको हम बोलते हैं डेफिसिट की सिचुएशन। साधारण भाषा में समझो, आपके खर्चे 200 के और आपकी जो कमाई है हर जगह से वो 150 की है, तो क्या आप अपने खर्चे को पूरा कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, ये बताओ, हाँ या ना? आप अपने एक्सपेंसेस को मीट कर पा रहे हो? आपके एक्सपेंसेस 200 के और आपकी इनकम 150 की, क्या आप अपने खर्चे पूरे कर पा रहे हो? क्या आप अपने एक्सपेंसेस मीट कर पा रहे हो? आप नहीं कर पा रहे हो, सीधी सी बात है भाई। यहाँ पे शॉर्टफॉल हो रहा है ना, कितने का शॉर्टफॉल हो रहा है? यहाँ पे शॉर्टफॉल हो रहा है 50 का। तो ये जो होता है ये डेफिसिट बताता है। डेफिसिट मतलब कमी होता है। जब बजट डेफिसिट की बात करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट अपने बजट में ये बता रही है कि गवर्नमेंट के हर तरह के खर्चे, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, वो उनकी रिसिप्ट से, चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो या कैपिटल रिसिप्ट हो, उससे ज्यादा हो गए हैं। और अक्सर हमारा देश जो है इस प्रॉब्लम को सफर करता है, क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए अक्सर हम बजट डेफिसिट में रहते हैं। मतलब हमारे जो देश के खर्चे हैं देश की टोटल रिसिप्ट से ज्यादा हो जाते हैं। अब आप बताओ, आपको बजट डेफिसिट समझ आया कि नहीं, हाँ या ना? बजट डेफिसिट क्या है, समझ आया कि नहीं, हाँ या ना? डेफिसिट मतलब कमी होता है।
ठीक, अगर संध्या के पास 500 रुपए है और उसका खर्चा जो है 800 रुपए का है, तो संध्या के पास 300 रुपए कम पड़ रहे हैं, इसे ही डेफिसिट बोलते हैं। बड़े लेवल पे बात करो तो जब देश की बात करोगे तो जब गवर्नमेंट के खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएं, जैसे 200 के आगे मैं करोड़ लगा देता हूं, सरकार के खर्चे 200 करोड़ के, सरकार की कमाई कितने की 150 करोड़ की, तो सरकार पूरा नहीं कर पा रही है खर्चों को, 50 करोड़ का डेफिसिट या कमी हो जा रही है। अब सभी लोग हैंड रेस करके बताओ आपको डेफिसिट और बजट डेफिसिट का मतलब समझ आ गया कि नहीं आया? बजट डेफिसिट का मतलब समझ आया कि नहीं? एक पोजीशन है जहां पर सरकार की खर्चे ज्यादा हो गए हैं और सरकार की इनकम क्या हो गई है, कम हो गई है। ये आ गया, समझ आ गया, बढ़िया। ठीक, अब क्या होता है बेटा, ये जो बजट डेफिसिट है, ये जो बजट डेफिसिट है, ये 3 प्रकार का होता है। बहुत अच्छे से सुन लेना, छोटा कंसेप्ट है लेकिन क्वेश्चन पूरे इसी से आएंगे। 3 तरह का डेफिसिट होता है। एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। हमारे जो बजट में डेफिसिट होता है 3 प्रकार का होता है, ध्यान से देख लो, रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी। आपको इससे आते हैं न्यूमेरिकल, तो आपको ये चीज अच्छे से समझ आनी चाहिए ये क्या है। मैं आपको समझा दे रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे और कोई डाउट ना आए। जैसे जब आप बात करते हो रेवेन्यू डेफिसिट की, तो रेवेन्यू डेफिसिट जो है ये प्रॉब्लम बताता है रेवेन्यू बजट में। प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? देश को चलाने में, देश के डेली एक्सपेंसेस पूरे नहीं कर पा रहे अपन। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट। बच्चों मेरी बात को अच्छे से समझना, मैं यहाँ एग्जांपल लिख देता हूं आपके लिए। आपके देश के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या क्या होते हैं? आप मेरे को एग्जांपल दो फटाफट, क्या क्या आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में? मैंने आपको कई एग्जांपल्स बताए, आप बोलो 2-3 तो बताओ कम से कम। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, फटाफट एग्जांपल दो, और फिर बताना रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ कहाँ से आती है, बताओ फटाफट बोलो बिना लेट करे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है बताओ भाई। सैलरीज आती है, पेमेंट ऑफ सैलरीज, 2-3 देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। पेंशन्स आती हैं, ठीक है, डिफेंस आ जाता है देश का। अच्छा इधर बता दो रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या आता है, 2-3 लिख देता हूं इसके भी, मैं इसमें इंटरेस्ट लिख देता हूं। अच्छा मैं और क्या लिख देता हूं, इंटरेस्ट रिसीव है ना, रिसीव हो रहा है। प्रॉफिट लिख देता हूं, फीस लिख देता हूं। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स लिख देता हूं, यहां से रेवेन्यू रिसिप्ट हो रही है मेरे को, ये तो सब जानते हो। अब ना आप मेरी बात को सुनो और मेरी बात को अच्छे समझो। सब सोर्सेस से, चाहे वो टैक्स रेवेन्यू है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है, सरकार की कमाई जो है वो 10,000 की है। ब्रैकेट में अपन लिख देते हैं इन करोड़, 10,000 करोड़ की पूरी कमाई है इतने सोर्सेस से। और सरकार का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इस साल का वो है 30,000 करोड़ का। तो आ रहा है हाथ में 10,000 और खर्चा है अपना 30 का। तो बताओ यहाँ पे डेफिसिट कितने का हो रहा है? यहाँ पे डेफिसिट कितने का है, कमी कितने की पड़ रही है अपने को? यहाँ पे कमी पड़ रही है 20,000 के फंड की। 20,000 के फंड की हमको क्या पड़ रही है, यहाँ पे कमी पड़ रही है, ये हमारा डेफिसिट है यहाँ पे। तो ये डेफिसिट हमको कैसे पता लगा? तो हमने किया बस इतना, हमने अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया रेवेन्यू रिसिप्ट से।
तो जब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू रिसिप्ट से माइनस करते हो तो ये समझ आता है कि खर्चे ज्यादा हैं और इनकम कम है, इसलिए रेवेन्यू डेफिसिट क्रिएट हो रहा है। मतलब आप अपने सालाना खर्चे नहीं पूरा पा रहे हो या निकाल पा रहे हो क्योंकि आपकी उतनी कमाई नहीं हो रही है। आप बताओ, आपको ये बात समझ आई कि नहीं है? आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई, आप ये बताओ। तो आपको अगर रेवेन्यू डिफिसिट निकालना हो तो फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे भी अपन लिख दे रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे। फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट। आ गया। अब आगे सुनो, हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना कि खाली न्यूमेरिकल आएगा। ये रेवेन्यू रिसिप्ट हमको डिनोट क्या कर रहा है, क्या बताना चाह रहा है? ये जो रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है आपको क्या बताना चाह रहा है? तो ये सबसे पहले आपको बता रहा है इनएबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू मीट रेगुलर एक्सपेंसेस। सरकार हमारे देश के डेली खर्चों को भी पूरा नहीं कर पा रही है। आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? रेवेन्यू डेफिसिट क्या बताता है कि हमारी जो सरकार है वो रेगुलर एक्सपेंसेस को पूरा नहीं कर पा रही है, खर्चा नहीं कर पा रही है। दूसरी बात, इट इज अ वार्निंग सिग्नल टू गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा वार्निंग सिग्नल हो गया है कि पैसा लेकर आओ नहीं तो देश डूब जाएगा। आप बताओ ये दोनों पॉइंट समझ आए कि नहीं आए? ये अफेक्ट बता रहा हूं मैं, रेवेन्यू डेफिसिट का इफेक्ट क्या है। जो सरकार है वो इनेबल हो गई है, वो रेगुलर एक्सपेंस देश के नहीं उठा पा रही है, वो लोगों को सैलरी नहीं दे पा रही है, पेंशन नहीं दे पा रही है। सरकार के जो वार्निंग सिग्नल है ये कि आंख बंद करके मत बैठे रहो, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आपको क्लैरिटी है कि नहीं है ये बताओ? तीसरी बात, गवर्नमेंट इज, जो बोलूंगा बात को दिमाग में बिठा देना, डिस सेविंग। गवर्नमेंट डिस सेविंग कर रही है। डिस सेविंग करने का मतलब होता है फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस गवर्नमेंट इज यूजिंग इट्स पास्ट सेविंग्स। जब पैसा हम जमा करते हैं तो उसको सेविंग बोलते हैं, और जब जरूरत पड़ने पर उस पैसे को सेविंग को खर्चा करते हैं तो उसको डिस सेविंग बोलते हैं। अब सरकार के पास पैसे ही नहीं है देश को चलाने के लिए तो डिस सेविंग चालू कर दी। मतलब जो पुराना पैसा गवर्नमेंट के पास था, जो प्रॉपर्टी थी, बेच के पैसा निकाल रही है और देश के खर्चों को पूरा कर रही है, जिसको डिस सेविंग करना बोलते हैं। गवर्नमेंट के जितने पुराने रिजर्व में पैसे पड़े थे, गवर्नमेंट सब पैसा निकाल दे रही है ताकि देश जो है कम से कम बचा रहे। आपको डिस सेविंग समझ आया कि नहीं ये बताओ? सरकार का जितना पैसा पड़ा था वो सब निकाल के खर्चा कर रही है ताकि ये एक्सपेंसेस को पूरा कर सके, क्योंकि एक्सपेंस तो कम हो नहीं पा रहे आपके। ये इफेक्ट एग्जाम में लिखने आएगा, लिख के आना, गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू मीट रेगुलर एक्सपेंस। ये गवर्नमेंट के लिए वार्निंग सिग्नल हो गया है और गवर्नमेंट यहाँ डिस सेविंग कर रहे हैं। नया पैसा तो आ ही नहीं रहा है, पुराने पैसे को ही निकाल निकाल के खर्चा करो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? मेजर टू रिड्यूस डेफिसिट। आप बताओ, अभी आप खर्चे नहीं पूरे कर पा रहे हो तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? रेवेन्यू डेफिसिट की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें बताओ? प्राइवेट सेक्टर के लोगों को और किसको बेचोगे? डिस इंटरेस्ट नहीं बेटा, डिस इन्वेस्टमेंट नहीं, डिस सेविंग बोल रहा हूं। मतलब जैसे यार खुद सोच ले, पहले ये समझ लो, ये समझ आया कि नहीं? डिस सेविंग का मतलब है अभी इस महीने मेरी सैलरी नहीं आई, इस महीने मेरी सैलरी नहीं है, लेकिन मेरे घर का खर्चा फिक्स 50,000 है, तो मैं रेवेन्यू डेफिसिट में हूं कि नहीं? हर महीने मेरे घर में खर्चा पड़ता है 50,000 का। अब इस साल इनकम नहीं आई है तो 50,000 रुपए का तो बोझ मेरे ऊपर है ही ना। ठीक है, तो अब यह मैं अपना घर तो नहीं उठा के बेच दूंगा। मैं क्या करूंगा, मेरे बैंक अकाउंट में कुछ पैसा सेव पड़ा है, मेरी कुछ पुरानी सेविंग है, उससे विड्रॉ करके मैं 50,000 के खर्चे को पूरा कर दूंगा। तो जब मैं बैंक में जमा किया था वो सेविंग थी, और जब मैं इसको निकाल के अभी के खर्चों को निपटा दे रहा हूं तो इसको डिस सेविंग कहते हैं।
तो डिस सेविंग मतलब नया पैसा ना आने पर जो पुराना पैसा रखा था उसको खर्चा कर देना। तो यहाँ पे सरकार यही कर रही है, डिस सेविंग कर रही है। नया तो कोई रेवेन्यू आ नहीं रहा है, ऑलरेडी दबे हुए हो, तो आप क्या करते हो, जो पुराना सेविंग्स थी उसी को निकाल निकाल के खर्चा करना चालू कर देते। अभी लॉकडाउन में तो मैक्सिमम लोग डिस सेविंग पे ही चल रहे हैं, तो कमाई हो नहीं रही है, तो जो पुराना पैसा है वही बैठ के खा रहे हैं। हम कर सकते हैं तो हमारी सरकार भी कर सकती है, देश को चलाने के लिए कई बार वो डिस सेविंग भी करती है। तो अब यार अगर आपको इस प्रॉब्लम से निपटना है ना, रेवेन्यू डेफिसिट की, तो आपको करना ये चाहिए कि या तो अपने खर्चे घटा दो, रिड्यूस द एक्सपेंडिचर, कुछ समय के लिए लोगों की सैलरी कम कर दो ताकि बोझ कम आए, सरकार ने तो अभी कर भी दिया ये चीज। या तो अगर आप एक्सपेंडिचर नहीं घटा पा रहे हो तो आप क्या करो, रिसिप्ट्स बढ़ा लो अपनी, इंक्रीज इन रेवेन्यू रिसिप्ट। आपको नहीं समझ आई मेरी बात में क्या बोला? मैं बोल रहा हूं कि ये जो रेवेन्यू डेफिसिट की प्रॉब्लम है कि देश के खर्चे आप नहीं उठा पा रहे हो, उसको सॉल्व करने का दो ही तरीका है। या तो आप अपने खर्चे घटा दो, खर्चे घटा दोगे तो पुरा लोगे। जैसे अभी 30,000 का खर्चा हो रहा है और आपके हाथ में 10,000 आ रहा है, आपको जब ये बात पता है तो कुछ समय के लिए अपने खर्चे भी 10,000 के कर दो, ताकि आप 10,000 की इनकम से 10,000 का खर्चा तो पूरा कर सको। अपने खर्चे कम कर दो, आपके हाथ में कर सकते हो। लोगों की सैलरी घटा दो, कुछ समय तक पेंशन ना दो। या अगर आप खर्चे नहीं घटा पा रहे हो तो आप क्या करो, अपना इनकम बढ़ाओ। तो अगर 30,000 रुपए का खर्चा है और अभी कमाई 10,000 की हो रही है, तो कोई रास्ता ढूंढो कि आपके पास 20,000 रुपए आ जाए कहीं से। तो क्या करो, लोगों को खूब शराब पिलाओ। शराब पिलाओगे तो लोग टैक्स देंगे, टैक्स देंगे तो सरकार के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उससे देश के खर्चे पूरा करेगी। फंडा यही है। अगर खर्चे नहीं घटा सकते तो इनकम बढ़ाओ। अब आप बताओ मेरे को, आपको ये रेवेन्यू डेफिसिट समझ आया कि नहीं आया? शराब बहुत बड़ा सोर्स है गवर्नमेंट के टैक्स का, ये बात याद रखना। आपको ये एकदम अच्छे से समझ आ गया कि नहीं आ गया? सभी लोगों को कोई डाउट हो तो मेरे को बताओ, सर ये हमको नहीं समझ आया। ये क्लियर हो गया सभी लोग को? कोई तकलीफ नहीं है इसमें? आपको कुछ पूछना है मुझसे तो बताओ कि सर ये बात आप समझा दो, हमारे तो समझ में आई नहीं। साहिल, चलो अब जैसे आपको ये क्लैरिटी है, तो मैंने आपको एक डेफिसिट बता दिया, रेवेन्यू डेफिसिट, सरकार अपने डेली के खर्चे नहीं उठा पा रही है भैया। दूसरा आता है फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू खत्म हो गया, अपन पढ़ते हैं फिस्कल के बारे में। फिस्कल डेफिसिट में, फिस्कल वर्ड का मतलब होता है फाइनेंशियल। ठीक, फिस्कल डेफिसिट मतलब होता है एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स। जब देश के टोटल खर्चे हर प्रकार के, अभी ऊपर रेवेन्यू डेफिसिट में क्या पढ़े थे, केवल वो खर्चे जो रेवेन्यू नेचर के, जो देश को चलाने के लिए वो रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा हो गए थे, तो रेवेन्यू रिसिप्ट था। फिस्कल डेफिसिट बड़ा टर्म है, जब देश के टोटल खर्चे, हर प्रकार के खर्चे देश की टोटल रिसिप्ट से ज्यादा हो जाए, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ये वर्ड याद रखना, इसका आगे मतलब बताऊंगा। तो हम इसको बोलते हैं कि फिस्कल डेफिसिट आ गया। देश के जितने भी खर्चे हैं, टोटल जो हमारे देश का खर्चा है, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, वो देश की टोटल रिसिप्ट से ज्यादा हो जाए। बोरोइंग को इसमें काउंट नहीं करते, ठीक है, इसमें बोरोइंग को नहीं गिनते हैं। तो हम ये मानते हैं कि हम फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन में आ गए हैं, मतलब हमारे देश में ओवरऑल ही क्या हो गया, पैसा कम हो गया है, किसी चीज के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर, देश के जो टोटल खर्चे हैं वो हमारे देश की टोटल रिसिप्ट से, टोटल इनकम से कम हो गए हैं। तो मतलब हम अब देश चलाने की हालत में नहीं है। इसमें किसको इंक्लूड नहीं करना है रिसिप्ट में, बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करना है। बार बार ये बात बोल रहा हूं तो इसके अपने मायने हैं, इसको समझना। पहले बताओ फिस्कल डेफिसिट क्या है, समझ आया कि नहीं? जब आपके हर प्रकार के खर्चे आपकी हर प्रकार की इनकम से ज्यादा हो जाए। हर प्रकार के खर्चे का मतलब यहां पर होता है आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी और आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर भी, ठीक है, आपकी टोटल रिसिप्ट से, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट से।
रेवेन्यू रिसिप्ट से और कैपिटल रिसिप्ट से ज्यादा हो जाए। रिसिप्ट किससे बनती है? रेवेन्यू और कैपिटल, दो ही तरह की तो रिसिप्ट होती है। इनसे ज्यादा हो जाए तो इसे फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, मतलब देश में पैसा ही नहीं है। ठीक है, ठीक। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे देश का टोटल जो खर्चा है, मान लो आपका 50,000 करोड़ का, देश को चलाने के लिए 50,000 करोड़ लगेगा। इसमें कुछ खर्चे जैसे एजुकेशन के हैं, ठीक है, डिफेंस के हैं और हेल्थ के हैं, तो ये सब रेवेन्यू के हैं। कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है, कुछ बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बचे हैं, आपको कुछ डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने थे, जैसे रफाल विमान खरीदना है, ठीक है, आपको कुछ मशीनरीज खरीदनी थी। अब ये सब की कीमत 50,000 करोड़ है, लेकिन आपका जो टोटल रेवेन्यू है हर सोर्स से, चाहे रेवेन्यू से हो या कैपिटल के तरीके से हो, ये आ रहा है केवल 20,000 करोड़ का। तो हर सोर्स से आपके पास पैसा केवल 20,000 करोड़ आ रहा है और देश के खर्चे 50,000 पे खड़े हैं। तो अब आप बताओ कि आपके देश का फिस्कल डेफिसिट कितना बन रहा है? आपकी देश का फिस्कल डेफिसिट कितना बन रहा है? आप 30,000 करोड़ के फिस्कल डेफिसिट पे हो, मतलब भारी समस्या हो गई है देश में। आप बताओ पहले, आपको ये समस्या समझ आई कि नहीं है? आपको ये समस्या समझ आई कि नहीं है? फिस्कल डेफिसिट का मतलब समझ आया? गवर्नमेंट साफ साफ बोल रही है कि भैया मेरे जो टोटल खर्चे हैं मेरी टोटल रिसिप्ट से ज्यादा हो गए, बोरोइंग को इसमें देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना है उसका मतलब भी बता रहा हूं आपको। अब ये 30,000 आप कहां से पूरा करोगे? अब ये 30,000 आप कहां से पूरा करोगे? तो इस प्रॉब्लम को जैसे आप सॉल्व करने गए, आपको तो अब पूरा 30,000 कहीं ना कहीं से चाहिए ना, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक काम ये करो कि आप बोरोइंग कर दो, आप उधार दे दो। किससे उधारी मिलेगी आपको? आपको उधारी मिल सकती है आरबीआई से, आपको उधारी मिल सकती है फॉरेन से, फॉरेन के बैंक से, आपको उधारी मिल सकती है फॉरेन कंट्री से। सही बात है, उधारी दे दो। अभी ये जो कमी पड़ रही है 30,000 करोड़ की, पूरा कर दो, फिर बाद में इस पैसे को चुका देना। सही बात है कि गलत बात है? अभी 30,000 करोड़ दे दो, बोरो कर दो, बाद में इसको चुका देना। सही बात है कि गलत बात है? बोलो मेरे को, बात समझ आई कि नहीं है? आप ये कर सकते हो, लेकिन इसका एक अफेक्ट भी है, नुकसान भी है। इसका एक नुकसान भी है। अब नुकसान इसमें क्या होता है कि आप डेब्ट ट्रैप में फंस जाओगे, आप कर्जे के जाल में फंस जाओगे। क्या होगा, जैसे आप इस 30,000 करोड़ को पूरा करने के लिए बोरोइंग करोगे, तो कम अमाउंट तो नहीं है, तो इस पे आपको इंटरेस्ट भी तो पे करना ही पड़ेगा। तो जब आप इस पे इंटरेस्ट पे करोगे तो आपका एक और एक्सपेंस ऐड हो गया, आपका खर्चा बढ़ ही गया, कम कहाँ हुआ। अब आपको इस 30,000 करोड़ के लोन पे ब्याज भी देना पड़ेगा, आपका खर्चा बढ़ गया। अब आप कर्जे के जाल में फंस गए हो, फिर इसको पूरा करने के लिए, खर्चे को पूरा करने के लिए फिर कर्जा लोगे, तो ये तो चक्कर चलता ही रहेगा, आप कर्जे से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। बात समझ आई कि नहीं है? बात समझ आई कि नहीं है, ये बताओ, हाँ या ना? आप कर्जा तो ले लोगे, लेकिन अब उसमें इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा यार। आप जब इंटरेस्ट दोगे तो आपका खर्चा तो बढ़ ही रहा है ना, तो आप डेब्ट ट्रैप में फंस जाओगे। दूसरा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आपका तरीका यह है कि आप आरबीआई को बोलो कि वो नया नोट छापे, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। आरबीआई को बोलो कि भाई तुम एक काम करो, नए नोट छापो। क्या हो रहा है भाई, पैसों से ही तो पैसा आता है, रेवेन्यू आता है ना। रिसिप्ट क्या है? पैसा ही तो है, खर्चा भी पैसों के रूप में करना है। आरबीआई को बोलो नया नोट छाप दो, तो आरबीआई नया नोट छापेगी तो इकोनॉमी में पैसा बढ़ जाएगा। आप मनी में ये बात पढ़े हो कि मनी सप्लाई बढ़ जाएगी जब इकोनॉमी में पैसा आएगा। सही बात है कि गलत बात है, ये बताओ। सही बात है कि गलत बात है? ठीक, अब इसका क्या असर होगा ये समझना। आपने तो यार ये बोल दिया आरबीआई को कि नए नोट छापो, पैसा चाहिए, तो जब ये पैसा इकोनॉमी में जाएगा तो इससे भयानक तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मतलब महंगाई बढ़ जाएगी।
महंगाई बढ़ जाएगी। अब आप पूछोगे कैसे? भाई जब नए नोट छपेंगे तो इकोनॉमी में आएंगे, जब इकोनॉमी में नए नोट आएंगे तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी नए नोट के छपने से तो लोगों के हैंड में ज्यादा पैसा आएगा, मनी ज्यादा आएगा, मनी ज्यादा आएगा तो अब ये चीजों की डिमांड ज्यादा करेंगे, जब ये डिमांड ज्यादा करेंगे तो सीधी सी बात है हर चीज का रेट क्या हो जाएगा, एकदम हाई हो जाएगा, देश महंगाई की चपेट में आ जाएगा। बेटा विजय एक बार कंप्लीट होने दे तो दिखाता हूं मैं ना, ये फ्लो बिगड़ जाता है ऐसे में बीच में, है ना, ऊपर से एक बार देख लेना, तो अभी करूंगा मैं भाई। तो ये बात को आप एकदम अच्छे से समझ लो, सरकार के दो रास्ते हैं, या तो वो लोन लेके इन खर्चों को पूरा कर दे, और लोन नहीं देना है उसको तो आरबीआई को बोले नया नोट छापने के लिए, नया नोट छापेगी तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगा, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा तो डिमांड ज्यादा करेंगे तो हर चीज का रेट बढ़ जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो दिक्कत तो इसमें भी है, कर्जे के जाल में फंसो या महंगाई के जाल में फंसो, इधर कुआं उधर खाई। तो आप बताओ गवर्नमेंट क्या करती होगी, नए नोट छपवाती होगी कि बोरोइंग करती होगी? आप बताओ वो क्या करती होगी, आप बताओ वो क्या करती होगी? पुराना नोट बंद नहीं करना है बेटा, नया करेंसी लेकर आना है, मतलब और नोट लाने हैं मार्केट में। पुराने नोट को बंद करेगा तो खत्म ही हो जाएगा देश, और नोट 2000 के और नोट मार्केट में लाओ, 500 के और नोट लाओ, लोगों के हाथ में आन दो, पैसा खर्चा करेंगे तो सरकार को ही जाएगा। न्यू करेंसी का मतलब होता है एक्स्ट्रा नोट लाना, जैसे अभी जो जैसे 2500 के चल ही रहे हैं ना, और नोट छापना। तो सरकार को क्या करना चाहिए, बोरोइंग करना चाहिए कि नोट छापना चाहिए? तो इसमें ना इकोनॉमिस्ट जो बड़े बड़े होते हैं वो बोलते हैं कि भाई अगर तुम नया नोट और मार्केट में लेकर आओगे ना, महंगाई बढ़ेगी तो ये ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो आपको अपने अगर फिस्कल डेफिसिट को पूरा करना हो ना, आपको अपने खर्चों को पूरा करना हो ना, तो आप बोरोइंग करो। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट यही बोलते हैं। आपको अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि फॉर मीटिंग फिस्कल डेफिसिट, which one is better, और दो ऑप्शन आपके पास अगर होंगे, एक होगा बोरोइंग और दूसरा होगा प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, तो आप आंख बंद करके बोरोइंग पे टिक करेंगे, आंख बंद करके बोरोइंग पे टिक करेंगे। कोई भी सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उधार ही लेती है, नया नोट ज्यादा नहीं छपवाया जाता, इससे बाद में बहुत नुकसान हो जाएगा, ये बात याद रखना। तो इसमें प्रिफरेबल ऑप्शन हमेशा बोरोइंग करना होता है। और इस हिसाब से एक बात मैं बोल रहा हूं, आप समझो मेरी बात को, फिस्कल डेफिसिट के फॉर्मूले को मैं बढ़ा दे रहा हूं, और ये थोड़ा डीप कंसेप्ट है, समझ लेना। फिस्कल डेफिसिट का मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया है, और यार ये आपका फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग को नहीं देते हैं। ये मेन फॉर्मूला न्यूमेरिकल में इसको इस्तेमाल करना है। आपको ये भी समझना है कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग, ये दूसरा फॉर्मूला जो पता होना चाहिए। जितना भी फिस्कल डेफिसिट आएगा, जैसे यहाँ 30,000 करोड़ का आ रहा है, तो उसको पूरा करने के लिए हमको 30,000 करोड़ की बोरोइंग कर देनी चाहिए। तो मैथमेटिकल इक्वेशन बनता है फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग। भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको बताया है। अब आप बताओ मेरे को, ये डेफिसिट्स आपको समझ आ गए कि नहीं आ गए, हाँ या ना? आपको रेवेन्यू और फिस्कल समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, ब्रैकेट में क्या, बोरोइंग को नहीं देना है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। एक और फॉर्मूला क्या है फिस्कल डेफिसिट का, तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल बोरोइंग। ठीक है, क्योंकि डेफिसिट को पूरा करने के लिए बोरोइंग देते हैं, इसलिए फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग कर देते हैं।
बोरोइंग को हम एक्सक्लूड इसलिए करते हैं क्योंकि हमको ये पता होता है कि कल को जब हम डेफिसिट में चले जाएंगे तो ये पैसा कहाँ से पूरा होंगे, बोरोइंग से पूरा होंगे, इसलिए एक्सक्लूड करते हैं, इसलिए मेन फॉर्मूले में एक्सक्लूड कर देते हैं। कान को ऐसे पकड़ो वैसे पकड़ो, बात यही आएगी, या तो फॉर्मूला ये लगाओ टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, या तो बोलो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग, क्योंकि डेफिसिट को बोरोइंग से पूरा करना है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ऊपर से सब ये देख लो, स्क्रीनशॉट या फोटो खींचनी है तो खींच लो, ये हो जाए यस सर बोलो, हैंड रेस करो तो मैं आगे बढ़ूं। ये बजट देख लो, हो गया, फोटो खींच लिए, नीचे इसकी फोटो खींचो, मेजर्स की फोटो खींचो यार, मेजर्स की फोटो खींचो, ये मेजर है। प्राइमरी डेफिसिट अभी मैंने आपको नहीं बताया है। अजीजा तुमको समझ आ गया जो मैंने बोला? ये फोटो खींच लिए क्या? हाँ या ना? अब स्क्रीनशॉट दे दिए, नोट भी हो गया तो बहुत अच्छा है। ये रेवेन्यू डेफिसिट देख लो आप, रेवेन्यू डेफिसिट देख लो, नीचे देख लो, कौन सा बेटा? देखो वहां एक्सक्लूडिंग बोरोइंग दिखने का मतलब ये होता है, हम जब अपनी इनकम गिन रहे तो हर सोर्स की इनकम को गिनेंगे, बोरोइंग को नहीं गिनेंगे, क्योंकि बोरोइंग एक तरह की लायबिलिटी है हमारे ऊपर और हमें बोरोइंग लेनी ही है आगे जाके भी। तो हम देख लेते हैं कितना हमारा फिस्कल डेफिसिट आ रहा है, उतने पैसे को पूरा करने के लिए हम बोरोइंग लेते हैं या उधारी देते हैं, इसलिए बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग। और मेन फॉर्मूले में उसको वहां पे इसलिए एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि अगर आप इसमें इंक्लूड कर देते तो फिर बोरोइंग को अलग से देने की जरूरत क्या पड़ती है आपको। हो गया नोटिंग? कल प्राइमरी डेफिसिट बताऊंगा मैं, कल प्राइमरी डेफिसिट बताऊंगा और आपका गवर्नमेंट एंड बजट एक यूनिट खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट एंड बजट एक पूरा यूनिट खत्म, आपके मनी एंड बैंकिंग यूनिट खत्म हो गया, गवर्नमेंट बजट खत्म हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स में 3 यूनिट बचे, बुक खत्म हो जाएगी आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये आप कर लो, आपके लिए काफी है। हम आगे चल रहे हैं, बहुत आगे चल रहे हैं। इसके न्यूमेरिकल कल प्रैक्टिस करते हैं ना, बहुत सारे, आज होमवर्क भी दूंगा, बना के दोगे आज मेरे को इसके न्यूमेरिकल्स, आज बहुत सारा होमवर्क है, ग्रुप में सब लोग बना के डालना।